नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के व्याकरण के टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो देखें 10वीं क्लास के व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से अध्याय है। व्याकरण जिसका अंक भार है वो 12 नंबर का है। 10वीं के व्याकरण में रहेगा क्रिया, क्रिया के साथ एक और टॉपिक है विशेषण। इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा कारक, काल और वाच्य, इन तीनों से संबंधित एक एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक रहेगा समास। चौथा जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे। 5वां जो टॉपिक है वो है मुहावरे और अंतिम है वो है लोकोक्ति। देखें क्रिया और विशेषण का जो प्रश्न है वो 2 अंक का है। काल कारक वाच्य है, इससे संबंधित 3 अंक का है। समास का प्रश्न है वो 2 अंक का है। वाक्य शुद्धि के 2 प्रश्न है, दोनों एक एक अंक यानी टोटल 2 अंक के हैं। मुहावरे 2 है यानी एक एक अंक के 2 अंक का है और लोकोक्ति भी 1 अंक का है। तो टोटल जो अंक भार है वो हो गया 12 अंक। और इसके साथ साथ देखें बोर्ड प्रश्न पत्र में इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न है। तो बोर्ड प्रश्न पत्र में आपको क्रिया से संबंधित प्रश्न मिलेगा 9वां, फिर काल कारक वाच्य से संबंधित 10वां, समास से संबंधित 11वां, वाक्य शुद्धि से संबंधित 12वां, मुहावरा 13वां और लोकोक्ति 14वां। यानी टोटल हमें 6 प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इस खंड में 6 प्रश्न है, 12 अंक के हैं। तो आज हम करते हैं क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं क्रिया से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और गत वर्ष की जो परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। क्रिया से संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनमें देखें पहला प्रश्न तो बनता है क्रिया किसे कहते हैं, यानी क्रिया की परिभाषा। यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरा बनता है कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया भेद या क्रिया के कितने भेद होते हैं। और फिर पूछा जाता है परिभाषा दीजिए। या इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा दीजिए। सेम उत्तर वही है, परंतु प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़ा अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा दीजिए। तो बस 2018 और 2019 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था वो क्रिया से संबंधित नहीं था, वो विशेषण से संबंधित था। अब देखते हैं पहले प्रश्न, यानी क्रिया की जो पृष्ठभूमि है, क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना, नहीं करोगे तो काम हो जाएगा। करना या होना, किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाएगी, क्रिया। ध्यान रहे काम को करने वाला यानी कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। ध्यान रहे
किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया, और काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। देखें, क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखें, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तो ये सब तो क्रियाएं हैं, पर इनका मूल रूप तो ये पढ़, लिख, खा, पी, जैसे सोना, रोना। तो यहाँ देखो, सो, रो, ये सब क्रिया का मूल रूप है। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये सब धातु है, क्रिया का मूल रूप, और ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया का मूल रूप धातु। अब धातु के पीछे प्राय ना लगाते हैं। धातु के साथ प्राय जनरली ना लगाने से क्रिया का मूल रूप क्रिया सामने आ जाती है। जैसे पढ़ है तो इसके साथ हम ना लगाते तो क्या हो जाता? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के पीछे प्राय ना लगाने से क्रियाएं बनती हैं। अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रियाभेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रियाभेद। कर्म के आधार पर क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्म। अ का मतलब हम लेते हैं नहीं। क्या नहीं है? कि वाक्य में कर्म नहीं है। कर्म के अभाव में जो क्रिया बनेगी वो बनेगी अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है तो किसकी प्रधानता हो जाएगी? कर्ता की। प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर प्रभाव, क्योंकि कर्म यहाँ अनुपस्थित होगा। सकर्मक, सकर्मक में स धन कर्म, स का मतलब है साथ में, यानी जिस वाक्य में कर्म साथ में हो अर्थात कर्म उपस्थित हो वहाँ क्रिया होगी सकर्मक। यानी जहाँ कर्म की प्रधानता है तो प्रभाव भी किससे पड़ेगा? कर्म पर प्रभाव। तो जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो वो अकर्मक हो जाएगी और कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक हो जाएगी। आइए एक उदाहरण द्वारा इनको समझते हैं। जैसे माना कि कोई एक पहाड़ है और उस पहाड़ से निकलने वाली जो जलधारा है वो किसी सागर में जा रही है। तो पहाड़ एक तरह की क्रिया है और ये सागर है वो कर्ता है। इस पानी को सागर में जाने से कौन रोक सकता है? इस पानी के बहाव को, पानी के बहाव को सागर में जाने से कौन रोक सकता है? यदि इसके बीच में बांध बना हो, अर्थात बांध का मतलब हम यहाँ कर्म से लेंगे। तो जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ेगा तो वहाँ क्रिया जो निकल के आएगी वो होगी अकर्मक, क्योंकि यहाँ
कर्म नहीं रहेगा। और यदि इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात इस पहाड़ से निकलने वाले पानी को बांध रोक दे, तो बांध का मतलब हम कर्म से ले रहे हैं और इस प्रकार की क्रिया होगी सकर्मक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अकर्मक और सकर्मक की परिभाषा बनकर आपके सामने आती है वो इस प्रकार है। जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। और जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़े, तो क्रिया का प्रभाव जब कर्म पे पड़ता है, कर्म की उपस्थिति होती है, तो वहाँ क्रिया होती है सकर्मक। तो आइए देखें, परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन 3 प्रश्नों का हल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता है और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़ता है। तो कर्ता पर न पड़कर कर्म पे जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम अगले वीडियो में अकर्मक और सकर्मक की पहचान के साथ साथ क्रिया के अन्य भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।